हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माया नॉलेज सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हो, इग्नू के एग्ज़ाम नज़दीक है, तो ऐसे टाइम पर स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाई जाए। तो आज हम पढ़ेंगे इग्नू की बुक BHDS 183 के चैप्टर नंबर 3 अनुवाद प्रक्रिया, साधन एवं पुनरीक्षण को। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की अनुवाद प्रक्रिया और अनुवाद पुनरीक्षण की वीडियो मैंने पिछले साल ही अपलोड कर दी थी। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुवाद प्रक्रिया का महत्व, अनुवाद के विविध साधन, अनुवाद में विविध साधनों की उपयोगिता। टाइम रहा तो अनुवाद पुनरीक्षण का महत्व भी पढ़ लेंगे। अनुवाद पुनरीक्षण की प्रक्रिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। हम इन 4 टॉपिक्स को देखेंगे आज। अनुवाद प्रक्रिया का महत्व, अनुवाद के विविध साधन, अनुवाद में विविध साधनों की उपयोगिता और अनुवाद पुनरीक्षक का महत्व। तो चलिए अब देखते हैं अनुवाद प्रक्रिया का महत्व। अनुवाद कार्य स्वयं में एक जटिल तथा श्रमसाध्य क्रिया है। अनुवाद करते समय अनुवादक को प्रकाया प्रवेश करना होता है। किसी पाठ को पाठक की तरह पढ़ना तथा अनुवादक की तरह पढ़ने में बहुत अंतर है। पाठ पढ़ते हुए आप उसका सतत आनंद ले सकते हैं, लेकिन अनुवाद करते वक्त प्रत्येक पंक्ति पर रुकना, प्रत्येक शब्द का सही पर्याय खोजना, प्रत्येक अभिव्यक्ति को उचित तरीके से पुनः प्रस्तुत करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें बोला गया है, हम जब पाठ को पढ़ते हैं तो हम पाठक की तरह पढ़ते हैं उन्हें। पाठ अनुवाद हुआ होता है पहले से, तो हम उसका सतत आनंद ले सकते हैं, पाठ का आनंद ले सकते हैं, आसानी से उसे समझ सकते हैं। लेकिन जो अनुवादक है, अनुवाद करता है जो, उसे पाठ की प्रत्येक पंक्ति पर रुकना पड़ता है, उनके शब्द का मतलब निकालना पड़ता है, सही पर्याय खोजना पड़ता है और उन्हें पुनः प्रस्तुत करना पड़ता है, जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। अनुवाद प्रक्रिया को बेहद सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। आप सभी फिल्म, धारावाहिक आदि देखते होंगे। किसी फिल्म या धारावाहिक को देखते हुए क्या आपने कभी उसकी निर्माण प्रक्रिया पर विचार किया है? आपके सामने प्रस्तुत दृश्य के निर्माण में फिल्म निर्देशक से लेकर पूरी टीम को कितना श्रम करना पड़ता होगा, इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है, क्योंकि आपके सामने प्रस्तुत दृश्य को उन्होंने समूचे दृश्य के रूप में नहीं दिखाया है। दृश्य निर्माण के समय वह उसके विभिन्न तकनीकी दृष्टिकोणों पर विचार कर रहे होंगे। उनके इन प्रयासों के माध्यम से ही एक खूबसूरत फिल्म, धारावाहिक, गीत आदि आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। ठीक इसी तरह अनुवादक को भी किसी पाठ को अनुवाद करने में इतनी तकनीकी समस्याओं से उलझना पड़ता है, तभी कहीं जाकर मुकम्मल पाठ हमारे सामने आ पाता है। इसमें उदाहरण के जरिए हमें बताया गया है, किसी फिल्म या धारावाहिक को बनाते वक्त निर्देशक से लेकर पूरी टीम को कितना श्रम करना पड़ता है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और फिल्म को दृश्य को निर्माण करते वक्त उन्हें कितनी तकनीकी दृष्टिकोणों पर विचार करना पड़ता है। उसी तरह अनुवादक को भी किसी पाठ का अनुवाद करने में इतनी ही समस्याओं से उलझना पड़ता है, तभी हमारे पास एक मुकम्मल पाठ हमारे सामने आता है। अनुवाद की यह पूरी प्रक्रिया अनुवादक के इसी कठिन परिश्रम की ओर संकेत करती है। किसी पाठ को पूरी तरह से समझे बिना, उसे आत्मसात किए बिना अनुवाद कार्य संभव नहीं है। अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों से गुजरकर ही पाठकों के समक्ष एक अनूठित पाठ प्रस्तुत कर पाते हैं।
इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनुवाद प्रक्रिया की तुलना एक खूबसूरत कपड़े से की जा सकती है, जिसकी बुनाई के अनेक सोपानों से गुजरकर वह हमारे सामने आ पाता है। इस पूरी प्रक्रिया का निर्माण में लगाया गया श्रम तथा बुद्धि दोनों का ही उसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। अब जैसे किसी खूबसूरत कपड़े की बुनाई की जाती है तो अनेक सोपानों से गुजरकर हमारे सामने आ पाता है। इसी तरह एक पाठ को अनुदित करते वक्त अनेक सोपानों से गुजरने के बाद हमारे सामने आ पाता है। अनुवाद प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण चरणों पाठ अध्ययन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, प्रतिस्थापन तथा तुलनात्मक विश्लेषण, इन सभी का अनुवाद में विशेष महत्व है। इन सभी चरणों से गुजरकर कोई पाठ अंतिम रूप प्राप्त कर पाता है। इसलिए हमारे समक्ष उपलब्ध अनुदित पाठ की संरचना की दृष्टि से अनुवाद प्रक्रिया की यह चरण विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि इसी जटिल प्रक्रिया से गुजरते हुए और अपनी अनमेद मेहनत, लगन और समर्पण से ही अनुवादक हमें अज्ञात की ऐसी दुनिया में ले जाता है जो इससे पूर्व हमारे लिए अनदेखी और अनजान थी। अब जो पाठ हमारे सामने आता है वो पाठ अध्ययन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, प्रतिस्थापन तथा तुलनात्मक विश्लेषण, इन सभी से गुजरकर हमारे सामने आ पाता है, जिसमें अनुवादक की मेहनत, लगन और समर्पण शामिल होते हैं। विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के सृजनात्मक तथा ज्ञानात्मक संपदा हम तक पहुंच जाती है और हम व्यापक समाज से जुड़कर न केवल समृद्ध हो जाते हैं अपितु विश्व नागरिक बनने की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये था हमारा अनुवाद प्रक्रिया का महत्व। अब देखते हैं अनुवाद के विविध साधन। अनुवाद वास्तव में एक जटिल कार्य है। मूल में एक भाषा में लिखे गए पाठ को दूसरी भाषा में उसके माध्यम से दूसरे समाज व संस्कृति में लाना अनुवादक का कार्य है। ऐसा करते हुए उसे मूल लेखक की मन स्थिति, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक स्तर पर पहुंचना होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो उसे प्रकाया प्रवेश करना होता है। यूँ तो मूल संरचनाकार भी सृजन करते समय प्रकाया प्रवेश की स्थिति से गुजरते हैं, किंतु अनुवाद के स्तर पर आकर यह प्रकाया प्रवेश 2 गुना हो जाता है। इसलिए अनुवाद को एक दुस्साध्य कार्य कहा जाता है। अनुवाद करते समय अनुवादक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 2 भाषाओं के साथ साथ 2 समाज, संस्कृतियों, 2 विभिन्न परिवेशों से भी परिचित हो, जो वास्तव में असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसलिए अनुवादक को अनुवाद करते समय विभिन्न ज्ञान स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। अनुवादक के इन सहायकों को अनुवादक के विभिन्न साधन या उपकरण कहा जाता है। इन विभिन्न साधनों में विभिन्न प्रकार के कोश, विभिन्न संस्थाएं, वेबसाइट, कंप्यूटरीकृत कोश, विश्वकोश, शब्दकोश, मशीनी अनुवाद आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इकाई के इस भाग में विविध साधनों पर चर्चा की जा रही है। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि अनुवादक की मदद के लिए और अनुवाद क्रम को सफल बनाने के लिए अनुवाद को विविध उपकरण बेहद कारगर सिद्ध होते हैं। इन महत्वपूर्ण उपकरणों में सबसे अहम भूमिका
विभिन्न प्रकार के कोशों की होती है। यहाँ हम कोशों के विभिन्न प्रकारों पर बात करते हुए अन्य उपकरणों पर भी विचार करेंगे। कोश की परिभाषा। हिंदी शब्द सागर के अनुसार कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ पर्याय सहित शब्द इकट्ठे किए गए हो। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार कोश ऐसे संदर्भ का ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा विशेष शब्दादि का संग्रह हो या संग्रह के साथ उनके उसी या दूसरी दोनों भाषाओं का अर्थ पर्याय प्रयोग या विलोम हो। विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की प्रविष्टियों की व्याख्या, नामों, स्थान, व्यक्ति आदि का परिचय, कथनों आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप में हो। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कोशों का विभाजन 2 भागों में किया है, भाषिक कोश, भाषेतर कोश। भाषिक कोश के अंतर्गत वह कोश आते हैं जिनका सरोकार सीधा सीधा भाषा से है। इसके दायरे में एक भाषिक कोश, द्विभाषिक कोश, बहुभाषिक कोश, पर्याय कोश, थिसॉरस, मुहावरा, लोकोक्ति कोश आदि आते हैं। भाषेतर कोश से तात्पर्य कोश के उन प्रकारों से है जिनका क्षेत्र भाषा तक सीमित नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो वह कोश जिनका उपयोग हम शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए नहीं अपितु अवधारणा अथवा संकल्पना का अर्थ, उसके मायने, भाषा विशेष में उसका स्थान और उसकी उपयोगिता जानने के लिए करते हैं। भाषेतर कोशों में विश्वकोश, साहित्य कोश, धार्मिक कोश, विषय कोश आदि आते हैं। भाषिक कोश में तो एक भाषिक कोश, द्विभाषिक कोश, बहुभाषिक, पर्याय कोश, थिसॉरस, मुहावरा, लोकोक्ति ये कोश आते हैं। और भाषेतर में आते हैं विश्वकोश, साहित्य कोश, धार्मिक कोश, विषय कोश, जिनको अभी हम एक एक करके नीचे पढ़ेंगे। अब भाषिक कोश में देखते हैं एक भाषिक कोश। एक भाषिक कोश से तात्पर्य उन कोशों से है जिनमें एक भाषा के शब्दों के उसी भाषा में अर्थ लिए जाते हैं। उदाहरण डॉक्टर हरदेव बहारी द्वारा संपादित हिंदी शब्दकोश, रामचंद्र वर्मा द्वारा संपादित मानक हिंदी कोश। एक भाषिक कोश का प्रयोग एक ही भाषा के भीतर शब्द की विभिन्न अर्थ छवियों को जानने के लिए किया जाता है। एक ही भाषा के अंदर कई तरह की अर्थ छवियाँ होती है जिनको जानने के लिए एक भाषिक कोश का प्रयोग किया जाता है। कई बार एक भाषिक कोश का प्रयोग कठिन शब्द के सरलतम अर्थ को जानने के लिए भी किया जाता है। कई शब्द जैसे कठिन होते हैं, उनका सही अर्थ जानने के लिए भी एक भाषिक कोश का प्रयोग किया जाता है। साथ ही एक भाषिक कोश में कई बार किसी शब्द का तुलनात्मक रूप से विस्तृत अर्थ भी मिल जाता है। द्विभाषिक कोश। अनुवाद कार्य के लिए द्विभाषिक कोश अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुवादक 2 भाषाओं को जानने के कितने भी दावे कर ले, लेकिन मनुष्य की निश्चित सीमा होने के कारण वे किसी भी भाषा को पूर्णतः नहीं जान पाते। विदेशी भाषाओं के संदर्भ में तो यह कथन और भी समीचीन हो जाता है। श्रोत्र भाषा के पाठ को पढ़ते तथा अनुदित करते समय ऐसी समस्याएं पाठक अथवा अनुवादक के सामने आती है।
द्विभाषिक कोश ऐसी स्थिति में बेहद उपयोगी सिद्ध होते हैं। साथ ही द्विभाषिक कोश में शब्दों के अर्थ के साथ साथ उनके सही उच्चारण तथा प्रयोग आदि की भी जानकारी मिल जाती है। इसके उदाहरण हैं अंग्रेजी हिंदी कोश, फादर कामिल बुल्के, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, संस्कृत हिंदी शब्दकोश वामन शिवराव आप्टे, द प्रैक्टिकल संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी वामन शिवराम आप्टे। भाषिक कोश, बहुभाषिक कोश। बहुभाषिक कोश से अभिप्राय उस कोश से है जिसमें 2 से अधिक भाषाओं में अर्थ आदि दिए जाते हैं। ऐसा कोश जिसमें 2 से अधिक भाषाओं के अर्थ दिए जाते हैं। बहुभाषिक कोश का प्रयोग उस स्थिति में होता है जब अनुवाद करते समय 2 भाषाओं के बीच एक सेतु भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, तमिल से गुजराती में अनुवाद करते समय यदि अनुवादक को इसमें से कोई भी एक भाषा नहीं आती तो वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा के माध्यम से अनुवाद कार्य कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में त्रिभाषिक अथवा बहुभाषिक कोश की आवश्यकता अनुभव होगी। त्रिभाषिक कोश के अतिरिक्त भी कई भाषाओं के कोश उपलब्ध हैं जो अनुवाद की आवश्यकता और भाषाओं की संप्रेक्ष्यता को ध्यान में रखते हुए निर्मित किए गए हैं। उदाहरण, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश डॉक्टर शिव प्रसाद भारद्वाज, अजंता फ्रेंच इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी दिनेश चांदर कपूर। थिसॉरस से तात्पर्य ऐसे कोश से है जिसमें अवधारणाओं अथवा संकल्पनाओं के आशय के अनुसार शब्दों का संयोजन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो थिसॉरस के अंतर्गत एक शब्द के साथ उसकी अवधारणा से मिलते अन्य शब्द, मुहावरे, भाषिक प्रयोग आदि एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। ऐसे में रचनाकार अथवा अनुवादक को एक अर्थ अथवा उससे मिलते अन्य अर्थों की खोज में भटकना नहीं पड़ता। थिसॉरस में अन्य शब्द, मुहावरे, भाषिक आदि ये सब मिल जाते हैं, जिससे रचनाकार या अनुवादक को कहीं और शब्द खोजने के लिए, अर्थ खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ता। थिसॉरस तथा प्रायकोश की अवधारणा में कुछ समानता देखी जाती है, यानी दोनों ही कोशों में एक ही शब्द के विभिन्न प्राय अथवा उनके विस्तृत आशय दिए जाते हैं। उदाहरण, रोगेट्स इंटरनेशनल थिसॉरस, अरविंद सहज समांतर कोश, अरविंद कुमार तथा कुसुम कुमार। मुहावरा लोकोक्ति कोश, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ समाज, संस्कृति, परंपराओं के साथ भाषा के अंतर्गुफन की परिचायक है। अनुवादक को अनुवाद तथा विशेष तौर पर सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद के दौरान अनेक प्रकार की भाषागत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा पर रचनाकार की पकड़ की ओर संकेत करता है। वहीं इनका सही अनुवाद भाषा पर अनुवाद की सही पकड़ का द्योतक है।
मुहावरे तथा लोकोक्तियों का अनुवाद अपने आप में एक जटिल कार्य है, जिसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न भाषाओं में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का निर्माण किया गया है। मुहावरे तथा लोकोक्तियों का अनुवाद करते हुए अनुवादक को बेहद सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है। भाषा का लाक्षणिक तथा व्यंजनपरक प्रयोग होने के कारण इनका अनुवाद भी अभिधापरक नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में या तो अनुवादक को समतुल्य मुहावरे लोकोक्तियों की खोज अभिलक्ष्य भाषा में करनी पड़ती है, अथवा मुहावरे लोकोक्तियों का सही अर्थ समझते हुए उनका यथासंभव अनुवाद करना होता है। यहाँ पे अंग्रेजी में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जिसका अनुवाद हिंदी में किया गया है। मुहावरा लोकोक्ति कोश के उदाहरण। मुहावरा लोकोक्ति कोश डॉक्टर हरदेव बहारी। अंग्रेजी हिंदी मुहावरा लोकोक्ति कोश डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ आइडियम्स जॉन एंटो। कैम्ब्रिज आइडियम डिक्शनरी बाय कैम्ब्रिज। लोक भारती मुहावरा कोश बद्रीनाथ कपूर। इन महत्वपूर्ण भाषिक कोशों के अतिरिक्त उच्चारण कोश, पर्याय कोश, नाम कोश आदि भी प्रमुख कोश हैं। बात है भाषेतर कोश। भाषेतर कोश में प्रमुख है विश्वकोश, विषय कोश, साहित्य कोश। विश्वकोश। विश्वकोश का अंग्रेजी प्राय है एनसाइक्लोपीडिया। विश्वकोश में विश्व के अनेक विषयों की जैसे धर्म, संस्कृति, दर्शन, कला, इतिहास, भूगोल आदि की विस्तृत जानकारी दी जाती है। विश्वकोश चूँकि एक भाषा अथवा एक भाषा के निश्चित ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, इसलिए इसकी गणना भाषेतर कोशों में की जाती है। इसमें कोशों के अनुसार वर्णानुक्रम का ध्यान रखा जाता है, ताकि किसी भी शब्द अथवा अवधारणा को सरलता से खोजा जा सके। किसी भी शब्दकोश का उद्देश्य दिए गए शब्द के उसी अथवा अन्य भाषा में अर्थ प्रदान करना होता है। इसी प्रकार वह सीमित भी होता है, जबकि विश्वकोश से तात्पर्य ऐसे कोश से है जिसके अंतर्गत किसी एक शब्द अथवा अवधारणा को विभिन्न दृष्टिकोणों से तथा व्यापक रूप से समझाया जाता है। अनुवादक चूँकि दूसरी ओर कई बार अपनी भाषा की संस्कृति, समाज और उससे जुड़ी विभिन्न अवधारणाओं से पूरी तरह परिचित नहीं होती, ऐसी स्थिति में वह विश्वकोश की मदद से न केवल अर्थ तक पहुँचते हैं, अपितु उसका उचित अनुवाद भी संभव हो जाता है। उदाहरण: कोलिन्स एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। हिंदी विश्वकोश नागरी प्रचारिणी सभा। समाज विज्ञान विश्वकोश अभय कुमार दुबे। विषयकोश, विषयकोश के अंतर्गत संबंधित विषय तथा उससे जुड़ी विभिन्न संकल्पनाओं, अवधारणाओं आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। विभिन्न संकल्पनाओं,
संकल्पनाओं और अवधारणाओं की जानकारी मिलती है। विषय कोश में विषय कोश के अंतर्गत किसी शब्द विशेष का विषय विशेष में क्या अर्थ होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। भाषा, दर्शन, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के कोश विषय के गहन अध्ययन में बहुत सहायक होते हैं। उदाहरण: मानविकी परिभाषा कोश, राजकमल प्रकाशन। गृह विज्ञान परिभाषा कोश, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। गणित परिभाषा कोश, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली। रसायन परिभाषा कोश, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय दिल्ली। अब आ जाता है साहित्य कोश। जिस प्रकार विषय कोश किसी विषय के क्षेत्र में गहन अध्ययन हेतु उपयोगी सामग्री उपलब्ध करवाता है, उसी तरह साहित्य कोश साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न कालों, युगों, अवधारणाओं, प्रवृत्तियों, प्रयोगों, महत्वपूर्ण रचनाकारों आदि के विषय में गहन अध्ययन हेतु जानकारी उपलब्ध करवाता है। जो साहित्य कोश है वो साहित्य के क्षेत्र में काल, युग, अवधारणा, प्रवृत्ति, प्रयोगों, महत्वपूर्ण रचनाकारों के विषय में जानकारी उपलब्ध करवाता है। विश्व साहित्य में कई अवधारणा प्रमुख रही है। वह सभी अवधारणाएं किसी एक समाज, राष्ट्र एवं संस्कृति की देन नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न समाज के साहित्य और साहित्यालोचन में नई अवधारणाओं की शुरुआत हुई, जिन्हें समय समय अन्य भाषाओं के साहित्य में भी अपना लिया गया। साहित्य अनुवाद करते समय अनुवादक के लिए अपेक्षित है कि उन्हें इन विभिन्न अनुवादों के विषय में समुचित जानकारी हो। ऐसी स्थिति में साहित्य कोश अनुवादक के सहायक हो सकते हैं। इसके उदाहरण हैं: हिंदी साहित्य ज्ञान कोश, भारतीय भाषा परिषद। संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ द्वारका प्रसाद शर्मा चतुर्वेदी व पंडित तारिणीश झा। हिंदी साहित्य कोश, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इन कोशों के अतिरिक्त परिभाषा कोश, उपभाषा कोश, अपभाषा कोश, सूक्ति कोश, विलोम कोश, उच्चारण कोश, व्युत्पत्ति कोश आदि भी कोश के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार हैं, जिनका उपयोग अनुवादक समय समय पर करते हैं। अनुवादक के सहायकों में महत्वपूर्ण भूमिका इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान का अकूत भंडार, कंप्यूटरीकृत विभिन्न कोश तथा मशीनरी अनुवाद के विभिन्न सॉफ्टवेयर है, जिनकी सहायता से अनुवादक क्रम के दौरान लेते रहते हैं। 3.5 अनुवाद में विविध साधनों की उपयोगिता। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुवाद बेहद जटिल कार्य है। यह जटिलता विभिन्न प्रकारों के पाठों के अनुसार विभिन्न प्रकार की है। उदाहरणतः यदि साहित्य के अनुवाद की बात करें तो साहित्य की भाषा, मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग, लेखक तथा रचना का परिवेश, रचना की विधा तथा शिल्प, भाषा शैली आदि ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो साहित्य को ज्ञान की अन्य शाखाओं से अलगाती है। साहित्य की ये सभी विशेषताएं ही
अनुवादक के लिए चुनौती के रूप में उसके समक्ष होती है, जिनसे अनुवादक को गुजरना होता है। इसी तरह ज्ञानात्मक साहित्य जैसे इतिहास, दर्शन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक विधि, बैंकिंग, मीडिया आदि के पाठों की अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें पाठ विशेष के अनुवाद के दौरान क्षेत्र अथवा विषय विशेष की न केवल जानकारी अपितु अद्यतन सूचनाएं, भाषा प्रयुक्ति, प्रयोग के क्षेत्र, भाषा की सीमाएं तथा शक्तियाँ, विषय विशेष से संबंधित कोश तथा परिभाषा, शब्दावली आदि की जानकारी अनुवादक से अपेक्षा की जाती है। साहित्य की तुलना में ज्ञानात्मक साहित्य की भाषा अभिधात्मक तथा एकार्थी होती है। ज्ञानात्मक साहित्य वे है जिससे हमें ज्ञान मिलता है, जैसे बैंकिंग हो गया, मीडिया हो गई, दर्शन, प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक, इतिहास वगैरह, ये सब ज्ञानात्मक साहित्य में आ जाते हैं। यह आवश्यक है कि अनुवादक को न केवल दो भाषाओं की जानकारी हो, अपितु विषय विशेष के कोशों, परिभाषिक शब्दावली और क्षेत्र से संबंधित जानकारी भी हो और उनके प्रयोगों की सही समझ भी हो। अनुवाद कार्य में विविध साधनों की उपयोगिता को अनुवाद विषय को ध्यान में रखकर ही समझा जा सकता है। जैसे यदि साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार की समस्या आएंगी, यह पाठ पर ही आधारित होता है। वस्तुतः साहित्य अर्थात सृजनात्मक साहित्य में संस्कृति, समाज, लेखक का अपना परिवेश, भाषा में मुहावरे, लोकोक्ति, अपभाषा, विशिष्ट प्रयोग आदि कई तरह की समस्याएं आती है, जिनके समाधान के लिए अनुवादक को विभिन्न प्रकार के कोशों की आवश्यकता पड़ती है, जिनका अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। इसमें बताया है जैसे अनुवादक अनुवाद करता है तो उन्हें भाषा को समझने के लिए, उनके अर्थ को समझने के लिए, मुहावरे, लोकोक्तियों आदि को समझने के लिए, उनकी संस्कृति को समझने के लिए, वहाँ के समाज को समझने के लिए इन कई तरह की कोशों की आवश्यकता पड़ती है। ये जो अलग अलग के कोश जो बताए गए हैं, इन सभी कोशों की ज़रूरत पड़ती है अनुवादक को। ठीक उसी तरह ज्ञानात्मक साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि के अनुवादक के लिए भाषा की शब्द शक्ति से अधिक मूल भाषा के लक्ष्य भाषा में उचित पर्याय मिलना अधिक महत्वपूर्ण है, जिनके लिए अनुवादक को विषय विशेष के परिभाषिक कोश और पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह विधि साहित्य, कार्यालय साहित्य, बैंकिंग साहित्य आदि के लिए भी क्षेत्र विशेष की उचित जानकारी, उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम सूचना तथा पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है। स्पष्ट है कि एक अनुवाद को अच्छा अनुवाद बनाने के लिए यह अनुवाद के यह विभिन्न साधन या उपकरण बेहद कारगर साबित होते हैं। अनुवाद पुनरीक्षण की वीडियो मैं पिछले साल अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। पुनरीक्षण प्रक्रिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
तो इसको हम छोड़ देते हैं। अनुवाद पुनरीक्षण का महत्व, ये हम देखेंगे। अनुवाद पुनरीक्षण का महत्व। अनुवाद प्रक्रिया के विषय में विस्तार से पढ़ने के बाद आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि अनुवाद प्रक्रिया के कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं। इसी क्रम में पुनरीक्षण भी अनुवाद प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। सबसे पहले तो आप ये जान लो पुनरीक्षण होता क्या है। जैसे अनुवादक ने अनुवाद कर दिया, बुक बनकर तैयार हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद काम शुरू होता है पुनरीक्षक का। उसको दोबारा जांच पड़ताल करना, उसको देखना, उसकी गलतियां निकालना, उसको सुधारना, ये पुनरीक्षक का काम होता है। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न चिंतकों ने अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपान गिनवाए हैं। नायडा के प्रारूप के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के 3 चरण हैं: विश्लेषण, अंतरण, पुनर्गठन। न्यूमार्क के द्वारा बताए गए चरणों में बोधन, अभिव्यक्तिकरण, पाठ निर्माण। नायडा के अनुसार थे विश्लेषण, अंतर और पुनर्गठन, और न्यूमार्क के अनुसार बोधन, अभिव्यक्तिकरण और पुनर्निर्माण, पाठ निर्माण। अनुवाद प्रक्रिया के आंतरिक चरण के रूप में अनुवाद पुनरीक्षण को नहीं देखा जाता, किंतु अनुदित पाठ प्रकाशित होकर व्यापक समाज तक पहुंचने से पहले जिन महत्वपूर्ण चरणों से गुजरता है, उनमें पुनरीक्षण तथा मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। यद्यपि मूल्यांकन अनुवाद प्रक्रिया का ही एक चरण है जो पाठ प्रकाशन के बाद भी किया जा सकता है। पाठ का प्रकाशन होने के बाद भी पुनरीक्षण किया जा सकता है, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। अनुवादक के स्तर पर सामान्यतः अनुवाद की प्रक्रिया पुनर्गठन तथा पाठ निर्माण के स्तर पर पूरी हो जाती है, जिसके पश्चात अनुवादक का काम समाप्त हो जाता है। अब अनुवादक ने पाठ का निर्माण कर दिया तो अनुवादक का काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ से पुनरीक्षण का प्रवेश होता है, पुनरीक्षक का, और वह पाठ के अधोपतान, अध्ययन तथा तथ्यगत, भाषागत विभिन्न स्तरों पर मिलान करते हुए पाठ को अंतिम रूप देते हैं। कभी कभी अनुवादक स्वयं भी अपने पाठ का पुनरीक्षण करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर स्थिति तभी होगी जब पुनरीक्षण कार्य अनुवाद से इतर कोई अन्य व्यक्ति करे। कोई भी पाठ जब तक पाठक के हाथ तक पहुंचता है तो इस पूरी निर्माण प्रक्रिया में कई हाथों से होकर गुजरता है। अनुदित पाठ के संदर्भ में कहा जाए तो अनुवादक, पुनरीक्षक तथा मूल्यांकनकर्ता सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुनरीक्षक किसी अनुदित पाठ को पढ़ते समय भाषा, शिल्प, वाक्य विन्यास, भाषिक अशुद्धियाँ, वर्तनी की भूलें, तथ्यगत भूलों आदि की न केवल जांच करते हैं, अपितु उसमें सुधार करके उसे इन सभी दृष्टियों से परिष्कृत करने का काम करते हैं। यद्यपि पाठ के अनुवाद के दौरान अनुवादक अपनी तरफ से बेहतर अनुवाद करने का प्रयास करते हैं और अपनी ओर से अंतिम प्रारूप जमा करने से पूर्व सूत्र तथा लक्ष्य पाठ का मिलान करते हैं, किंतु अनुवाद प्रक्रिया में अनुवादक पाठ से इतना अधिक
तादात्म्य बना लेते हैं और अनुदित पाठ से इस तरह जुड़ जाते हैं कि कई बार कई गलतियां अनदेखी रह जाती है। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षक का महत्व बढ़ जाता है। जब अनुवादक से गलती हो जाती है तो उस गलती को पुनरीक्षक सुधारता है, क्योंकि वह न केवल तटस्थ दृष्टि से पाठ का अध्ययन अथवा विश्लेषण करते हैं, अपितु अनुवादक से अलग एक अन्य पाठ के रूप में पाठ की भाषा तथा अन्य अशुद्धियों को देखते, उन्हें सुधारते और एक कसे हुए पाठ को प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टि से अनुदित पाठ को अंतिम रूप देने में पुनरीक्षक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये था अनुवाद पुनरीक्षण का महत्व। एक पाठ को सही करके उसे प्रकाशन करना, उसकी गलतियां निकालना, उसमें सुधार करना पुनरीक्षण का कार्य होता है। अब है 3.9 अनुवाद पुनरीक्षक से अपेक्षाएं। चैप्टर ख़त्म होने वाला है, छोटा सा है, ये भी कर ही लेते हैं इसी में ही। अब तक किए गए अध्ययन से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि अनुवाद पुनरीक्षण का कार्य एक बेहद जिम्मेदारी भरा कार्य है और किसी भी अनुदित पाठ का पुनरीक्षण हो जाने पर उसमें पाई जाने वाली किसी भी त्रुटि के लिए पुनरीक्षक जिम्मेदार है। अब इसके बाद भी अगर पाठ में कोई त्रुटि मिलती है, कोई गलती मिलती है, तो इसका जिम्मेदार पुनरीक्षक होता है। इसके लिए अनुवादक पुनरीक्षक से कुछ अपेक्षाएं रहती है। पुनरीक्षक से की जाने वाली यह अपेक्षाएं इस प्रकार है। फर्स्ट, पुनरीक्षक को अनुवादक की ही भांति दोनों भाषाओं की अच्छी समझ होनी चाहिए। पुनरीक्षक को दोनों भाषाओं की समझ होनी चाहिए। पुनरीक्षक में सूक्ष्म विश्लेषण की क्षमता हो। सेकंड पॉइंट, दो भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ पुनरीक्षक को संबंधित विषयों की भी अच्छी समझ होना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट, पुनरीक्षक पाठ तथा अनुवादक दोनों के प्रति निष्पक्ष तथा तटस्थ हो। फोर्थ पॉइंट, पुनरीक्षक में अनुदित पाठ को पढ़कर समझने तथा उसमें रह गई त्रुटियों की पहचान की क्षमता हो। अब त्रुटियों की पहचान करने की क्षमता होना तो ज़रूरी है ही, यही मेन काम होता है पुनरीक्षक का। फिफ्थ पॉइंट, पुनरीक्षक में किसी शब्द, वाक्य अथवा अभिव्यक्ति के सही विकल्प की तलाश करने की समझ हो। शब्द को, वाक्य अथवा अभिव्यक्ति के विकल्प की तलाश करने की समझ हो। सिक्स पॉइंट, पुनरीक्षक में निर्णय लेने की क्षमता हो, कोई भी निर्णय लेने की क्षमता हो उसमें। सेवन्थ पॉइंट, पुनरीक्षक में सही शब्द अथवा अभिव्यक्ति का चयन करने की क्षमता हो। सही शब्द और अभिव्यक्ति का चयन करने की क्षमता हो। एट्थ पॉइंट, पुनरीक्षक को चाहिए कि पुनरीक्षण कार्य करते समय वह न केवल उपलब्ध ज्ञान तक सीमित रहे, अपितु पाठ के समुचित अनुवाद के लिए विषय से संबंधित अद्यतन जानकारी भी एकत्रित करे। नाइन्थ पॉइंट, पुनरीक्षक से अपेक्षित है कि वह पुनरीक्षण कार्य करते समय पाठ के प्रति सजग व ईमानदार बने रहे तथा
उस अतिशय ज्ञान ना लादे। पाठ के प्रति सजग और ईमानदार बने रहे और उस पे अपनी तरफ से अधिक ज्ञान ना लादे। 10th पॉइंट, पुनरीक्षक से अपेक्षित है कि उसमें पाठ को अंतिम प्रारूप देने की समझदारी और सामर्थ्य हो। ये सब थी पुनरीक्षक से अपेक्षाएं, कि एक पुनरीक्षक से क्या क्या अपेक्षाएं की जाती है। ये 10 पॉइंट्स हैं। तो चैप्टर यहीं पे ही हो जाता है ख़त्म। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।